हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो जो हम कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो उनको हम आगे करेंगे। जो आज हमने कल मौलिक अधिकार छोड़े थे उनको ही हम आगे करेंगे, मौलिक अधिकारों को, है ना। मौलिक अधिकार करने से पहले जो हमारा पार्ट 2 है मौलिक अधिकार का, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सीरीज़ है, क्लासेज हैं, चाहे आप इसके स्टडी नोट्स भी बना सकते हो, है ना। क्योंकि ये क्लासेज जो है आपके बेसिक टू एडवांस है और इसमें हम सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे कि जो आपके लिए पेपर में आना हो और आपको ना मिले। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, है ना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे। ठीक, देखो, तो आज हम मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे। अब मौलिक अधिकार के बारे में जितना मैंने आपको पहले बताया था एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो, मैंने बताया कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे कोई पूछा है कि कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं, तो आप झट बोलोगे कि जी भाग जो है आपका तीसरा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं और इन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी बेसिक बता दी थी। अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऐसा भी हो सकता है, वरना तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। मौलिक अधिकार को पहले 7 भागों में बांटा गया था, अब फिलहाल 6 भागों में बांटा गया है और ये 12 से 36 तक आपके मौलिक अधिकार आते हैं, है ना। और ये 14 से 18 जो है आपका, इसमें समानता का अधिकार आता है। 19 से 22 आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में आपका शोषण आता है। 25 से 28 तक आपका क्या आता है? 25 से 28 आती है धर्म आता है। और 29 और 30 में क्या आता है? अल्पसंख्यक आपका आता है, ठीक है। और 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, फिर हमने कुछ अनुच्छेद पढ़ने स्टार्ट किए, आर्टिकल पढ़ने स्टार्ट किए। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को हनन नहीं पहुंचा सकते। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून जो है वो सबके लिए समान है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 कहता है कि भैया सरकारी नौकरी की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 कहता है, 15 है, लिंग वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम लिंग के आधार पर जाति के आधार भेदभाव नहीं करेंगे। 16 क्या है? लोक नियोजन की अवसर की समानता। 17 क्या है? छुआछूत का अंत है। 18 जो है उपाधियों का अंत है, उपाधि, और जो उपाधि है सिर्फ 2 जगह मिलती है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक आपका सेना के क्षेत्र में। आर्टिकल 19 जो है वो 6 भागों में बांटा है। इसमें बोलने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, ये सब 19 में आता है। 20 कहता है कि एक गलती की एक सज़ा। 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। और 21A क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और मैंने बताया कि अगर आपके भारत में कोई भी आपातकाल लगता है उसमें 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, 20 और 21, जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल हमने बात की है ना। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाओ पॉलिटी की, और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी की सारी वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे अगले अनुच्छेद पर, और अगला अनुच्छेद हम जो पढ़ने वाले हैं उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद नंबर 22। कौन सा अनुच्छेद है जी? तो अनुच्छेद है आपका 22वां अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद 22 के बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या है। देखो, अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट दिखाना पड़ेगा। ये कहता है आपका कौन? ये कहता है अनुच्छेद 22 कि अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। दूसरी बात, गिरफ्तार करने से पहले, ठीक है, गिरफ्तार अगर हमने कर लिया किसी को तो 24 घंटे के अंतर्गत हमें उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसमें जो है जो टाइम नहीं जुड़ता वो यातायात का टाइम नहीं जुड़ता। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया यातायात का टाइम जुड़ता है, नहीं, यही कहता है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाओ, और वारंट दिखाने के जब हमें गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करोगे। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इसमें कौन सा टाइम नहीं जुड़ता? यातायात का प्लस छुट्टी का दिन आपका नहीं जुड़ता। यही है हमारा अनुच्छेद 22। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलो अब हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 23 पर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 23, है ना। मैं 2 आर्टिकल आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक अनुच्छेद 23 है और एक है अनुच्छेद 24। दोनों को ध्यान से समझना है, अनुच्छेद 23 को भी और अनुच्छेद 24 को भी। ठीक, अब देखो अनुच्छेद 23 और 24 क्या है। अनुच्छेद 23 है आपका बलात् श्रम, है ना, बलात् श्रम, ठीक। और अनुच्छेद 24 है बाल श्रम, ठीक। अब देखो बलात् श्रम क्या होता है, बाल श्रम क्या होता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते।
मतलब हम किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये कहता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 संबंधित है बलात् श्रम से कि भैया हम किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 है बाल श्रम। बाल श्रम ये है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम हो, उससे हम कोई भी खतरनाक काम, कौन सा वाला, खतरे का काम नहीं करा सकते, या स्कूल टाइम पर कोई भी काम नहीं करा सकते। यह है हमारा आर्टिकल नंबर 24। देखो आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम, कि हम किसी से भी भैया जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम, कि हम अगर जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम हो, उससे हम कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। आप समझ गए होंगे 23 और 24। 23 में बलात् श्रम है, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। 24 में जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम हो, उससे कोई भी खतरनाक काम नहीं करा सकते। ठीक, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जिसमें हम पढ़ेंगे 3 आर्टिकल आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 28 क्या आता है? धर्म आता है। तो पहले हम 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, इसमें 27 पढ़ेंगे, 28। ठीक है, 3 आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, 25, 26, 27, 28, ये आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो 25 क्या है? 25 जो है किसी भी धर्म को मानने की क्षमता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। मतलब हमें जो है कोई भी धर्म हम स्वीकार कर सकते हैं। तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। हमारा जो भी, देखो मैंने बोला अगर आपके पेपर में कोई धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था कि 25 से 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो रिलीजन से स्टेट हैं, रिलीजन से मिलते हैं, मतलब धर्म से मिलते हैं। और 25 कहता है कि हमें कोई भी रिलीजन मानने की स्वतंत्रता है। ठीक, अब देखो 26 क्या कहता है? 26 ये कहता है कि जो धर्म हमने माना है उस धर्म के कुछ काम होंगे, है ना, उन्हें करने की स्वतंत्रता है। जैसे हिंदुओं को यज्ञ करने की या पूजा करने की स्वतंत्रता है, मुस्लिम हो तो आपका नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। तो 25 में क्या है? कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 कहता है कि जो हमने धर्म अपनाया है उसके जो काम हैं, ठीक है, उसको करने की स्वतंत्रता है आपका 26 में। आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्य करते हैं, है ना, धार्मिक कार्य मतलब मंदिर में पैसा दे दिया, तो धार्मिक कार्य के लिए जो रखा गया धन है, रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता। मतलब जो धार्मिक कार्य हैं उन पे रखा गया जो आपका क्या है, रखा गया धन, धार्मिक जो कार्य हैं, मतलब पूजा के लिए, मंदिर में दान देने के लिए, जो भी आपने धार्मिक कार्यों के लिए पैसे रखे हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। ये कहता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से किसी धर्म को चलाने की स्वतंत्रता नहीं है, या सरकारी धन से किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो जितने भी आर्टिकल आएंगे 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 वो किससे संबंधित होंगे? वो रिलीजन से संबंधित होंगे। 14 से 18 समानता होगी, 19 से 22 स्वतंत्रता होगी, ठीक है। उसके बाद 23 से 24 शोषण होगा, और 25 से 28 क्या है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी। ठीक, अब देखो 25 मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 25 कह रहा है कि आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। 26 कहता है कि भैया जो धर्म के काम हैं, जिस धर्म को आपने माना का हो, पूजा करना, चर्च में जाना, नमाज पढ़नी, ये सब काम करने का अधिकार है आर्टिकल 26 में। ठीक, 27 क्या कहता है कि जो आपने धर्म के लिए, कार्यों के लिए पैसा रख रखा है, धन रख रखा है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। 28 कहता है कि सरकारी धन से किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहता है आपका अनुच्छेद 28। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे 29 और अनुच्छेद पढ़ेंगे 30। देखो अनुच्छेद 29 और 30, 29 व 30 ये संबंधित हैं अल्पसंख्यक से, माइनॉरिटी से। किससे संबंधित हैं? अल्पसंख्यक से। अब देखो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक में कौन आता है उसको समझते हैं। देखो माइनॉरिटी में वो आता है, भारत में वह जाति या जनजाति या कोई धर्म, जनजाति है ना, या कोई धर्म जो विलुप्त होने की कगार पे हो या जिसकी जनसंख्या कम हो, वो आता है आपका अल्पसंख्यक में। भारत में ऐसी कोई जाति हो या जनजाति हो या कोई धर्म हो जिसकी जनसंख्या कम हो या
उस वो विलुप्त होने के कगार पे हो तो उसे माइनॉरिटी में डाल दिया जाता है, अल्पसंख्यक में डाल दिया जाता है। जैसे आप देखोगे मुस्लिम इसमें क्या होना आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। जैन आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। बौद्ध धर्म वाले अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो सरकार जो व्यक्ति अल्पसंख्यक में आता है उनके लिए कुछ प्रावधान करती है। जैसे सबसे 29 आर्टिकल में क्या है, उनके हितों का रक्षण किया जाता है, हितों का जो संरक्षण होता है। हित मतलब कैसे होते हैं कि भैया उनकी संस्कृति क्या है ना, उनकी संस्कृति को समझने का, उसकी संस्कृति को फैलाने का काम होता है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में है वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थान क्या होते हैं कि जो व्यक्ति अल्पसंख्यक में है, जैसे आपने देखा होगा मदरसे खुलते हैं, है ना, तो ये क्या है कि मदरसे खुल सकते हैं। मदरसों में क्या होगा, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं और अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में। तो अनुच्छेद 29 और 30 याद रखना है कि अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में। एक में हितों का संरक्षण है, उसकी संस्कृति का संरक्षण है, और दूसरे में शिक्षा का संरक्षण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक। 29 और 30 किससे संबंधित हैं, माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक से, ठीक। उसके बाद एक आर्टिकल आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। इसके बारे में जानेंगे 32 है क्या, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो मैंने बोला ऐसे अधिकार जो आपको व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं और मृत्यु पे छीन जाते हैं, क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। देखो अब कोई व्यक्ति आपको जैसे बोले आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे छीन ले, या आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, आपको छीन लिया गया, तो आप जो है इन मौलिक अधिकार की जो रक्षा करती है, मौलिक अधिकार की रक्षा जो करता है वो करती है जुडिशरी न्यायपालिका, है ना। और हमें जो है 2 अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 232 क्या है, अनुच्छेद 226 क्या है। देखो अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और अगर कोई हमारे आपका मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। मतलब 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो हमारे पास में होगा हम वहाँ जा सकते हैं, जो हमारे नियर होगा। क्या बात समझ में आ गई कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन पहुंचाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। अब ये याचिका कौन कौन सी होती हैं तो वो समझते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 32 के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 थोड़ा सा गाढ़ा कर लेता हूँ, अनुच्छेद 32, ठीक। अब देखो अनुच्छेद 32 जो है इसमें आप देखोगे तो इसमें 5 प्रकार की याचिका डलती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की याचिका डलती हैं तो आप झट बोलोगे कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिका डलती हैं। कितने प्रकार की, 5। जिसमें से पहली याचिका है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैं एक करके समझाऊंगा अभी। प्रत्यक्षीकरण पहली कौन सी याचिका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ लिया और 24 घंटे के अंदर उसने जुडिशरी मतलब जो जिला जज है उसके सामने अगर उसे प्रत्युत्तर नहीं किया तो आप उस पर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का आरोप लगाकर याचिका डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत और हाई कोर्ट में आपका किसके तहत, 226 के तहत। तो ये है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट होती है परमादेश। परमादेश देखो परमादेश क्या होता है, परमादेश ये होता है जब कोई कर्मचारी जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, सरकारी जो कर्मचारी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, उस पर याचिका डाल सकते हो। और याचिका कौन सी डालोगे, परमादेश डालोगे, ठीक। उसके बाद आता है नंबर 3 अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, ठीक, प्रेक्षा, ठीक। अब देखो अधिकार प्रेक्षा क्या होता है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो आप उस पर कौन सी याचिका डाल सकते हो, अधिकार प्रेक्षा डाल सकते हो, ठीक। नंबर 4 आती है आपकी कौन सी, प्रतिषेध। और नंबर 5 आती है आपकी उत्प्रेषण, ठीक, उत्प्रेषण।
पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकारपेक्षा और प्रतिषेध उत्प्रेषण। देखो ये क्या होती हैं, ये होती हैं कि देखो भारत में तीन स्तरीय न्यायपालिका है। पहली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला कौन बदल सकती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला कौन बदल सकती है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन बदल सकती है? तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है। ठीक, अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस 32 से क्या याद रखना है। पहली चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि, क्योंकि देखो जब हमारा संविधान बना तो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, तो अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की आत्मा। अगर कोई आपसे पूछे कि किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वैसे तो आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे आपका कौन सा? अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की याचिका डलती हैं? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष। परमादेश, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे से काम ना करे। अधिकारपेक्षा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने अधिकार का दुरुपयोग करे। और प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की याचिका हैं जो अनुच्छेद 32 में आपका डलती हैं। ठीक, आपको याद होगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मौलिक अधिकार से, जो आपको याद रखनी है। और ये याद जरूर रखनी है क्योंकि एग्जाम में जो मैं लिखने जा रहा हूँ इससे एक ना एक चीज़ आपको मिलेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पहला याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। ठीक, नेक्स्ट, वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे लिख देता हूँ फंडा, मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। मतलब वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, उसके बाद मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका करती है। तो मौलिक अधिकार की रक्षा न्यायपालिका करती है। और अगर आपके कोई मौलिक अधिकार को हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालोगे 32 के तहत और हाई कोर्ट में डालोगे आपका अनुच्छेद 226 के तहत। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। वोट डालने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, हड़ताल करना एक मौलिक अधिकार नहीं है। और मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है, और मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, याचिका डालनी हो 32 के तहत और हाई कोर्ट के तहत 226 के तहत। 5वां पॉइंट याद रखना है कि आपातकाल के दौरान इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद नहीं निलंबित होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ठीक, अनुच्छेद 6 रखना है। 21A क्या है? 21A हमने 26वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा है और यह है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मौलिक अधिकार से। और ये मौलिक अधिकार का टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।